नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की सुबह की सुर्खियों के साथ। संभल हिंसा में आरोपी सांसद जियाउर रहमान बर्क की बड़ी मुश्किलें, पूछताछ के लिए एसआईटी ने थमाया नोटिस। बर्क ने कहा जांच में करेंगे पूरा सहयोग। बिहार चुनाव से पहले आज दिल्ली में एनडीए की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत घटक दलों के तमाम नेता जुटेंगे बीजेपी नेता संजय जायसवाल के घर। वक्फ संशोधन बिल के बारे में आज सांसदों को दी जाएगी जानकारी। जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल समझाएंगे बिल की बारीकियां। इसी सत्र में बिल पेश करने की तैयारी में सरकार। गोवा विधानसभा में एसटी प्रतिनिधित्व समेत त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय बिल आज लोकसभा में हो सकता है पारित। राज्यसभा में बैंकिंग कानूनी संशोधन बिल भी पास कराने की होगी कोशिश। और काला सागर पर सैन्य हमला रोकने पर सहमत हुए रूस और यूक्रेन। अमेरिका ने कहा युद्ध खत्म होने तक शांति वार्ता पर रहेगा जोर। आइए सबसे पहले बात संसद के बजट सत्र से जुड़ी खबरों से, जहां दूसरे चरण के दौरान आज दोनों ही सदनों में कई अहम विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। राज्यसभा में आज बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 और विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक 2025 विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण अधिनियम 1970 और 1980 को और संशोधित किया जाएगा। इसके साथ ही लोकसभा की ओर से कई संशोधनों पर विचार भी किया जाएगा। वहीं विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक 2025 को नागरिक उड्डयन मंत्री उच्च सदन में विचार और पारित करने के लिए पेश करेंगे। इस विधेयक के माध्यम से विमान वस्तुओं में हितों के अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को कानूनी रूप से स्वीकृति देने का कार्य करेगा। वहीं लोकसभा की बात करें तो आज त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 और गोवा राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का समायोजन विधेयक 2024 विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 गुजरात के आणंद में स्थित ग्रामीण प्रबंधन संस्थान IRMA को एक सहकारी विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान करता है। वर्तमान में IRMA एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। वहीं गोवा राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का समायोजन विधेयक 2024 गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों यानी कि ST के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। वर्तमान में गोवा विधानसभा में ST समुदायों के व्यक्तियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। इसका कारण ऐतिहासिक रूप से मान्यता प्राप्त ST समुदायों की कम जनसंख्या है। हालांकि समय के साथ कुछ समुदायों को ST के रूप में मान्यता मिलने की स्थिति में बदलाव आया है। इसके साथ ही लोकसभा में आज साल 2024-25 के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के दूसरे प्रतिवेदन और रेल मंत्रालय संबंधी स्थायी के लिए प्रतिवेदन के बारे में मंत्रालय की ओर से बयान दिए जाएंगे। साथ ही दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। संसद में वक्फ संशोधन विधेयक लाने से पहले आज सांसदों की एक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में विधेयक पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। वक्फ संशोधन विधेयक के लिए बनी संसद की संयुक्त समिति यानी कि जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल विधेयक की बारीकियों के बारे में समझाएंगे। दरअसल सरकार इसी सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक को पेश करने की तैयारी में है। हालांकि कई राजनीतिक दल और संगठन इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वक्फ बिल संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ कई राज्यों में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने इस विधेयक के खिलाफ विरोध की निंदा की है। उनका तर्क है कि संसद में चर्चा के बाद विधेयक पारित होगा, जो कि देश के हित में होगा, और उससे पहले संसद के बाहर इस तरह का विरोध केवल अल्पसंख्यकों में भ्रम पैदा करने वाला है। वक्फ के कानून में संशोधन करके इसका फ़ायदा अल्पसंख्यकों के, खास तौर से गरीब और पसमानदा को कैसे मिल सके, सरकार का ये प्रयास है।
और हमने रिपोर्ट भी सबमिट कर दी। उस पर अभी सरकार अमेंडेड बिल लेकर के आएगी। अभी बिल आया भी नहीं और उसके बाद जंतर मंतर पे ये विरोध कर चुके। अब पटना में जा रहे हैं 26 तारीख को, फिर 29 को विजयवाड़ा जा रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं देश में जिस तरह से लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों में, अल्पसंख्यकों में या मुसलमानों में भ्रम पैदा करके क्या गैर जिम्मेदाराना काम करना चाहते हैं। आखिर पार्लियामेंट का कानून चुने हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा बनता है, उस पर डिस्कशन होगा, डिबेट होगा पार्लियामेंट में, तो देश के बेहतर के लिए कानून बनेगा। और आइए अब बात कर लेते हैं एक देश एक चुनाव पर विचार कर रही संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की मंगलवार को बैठक हुई है। इसकी अध्यक्षता जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने की है। इस बैठक में दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेमन और अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी को बुलाया गया था। दोनों कानूनी विशेषज्ञों ने इस मुद्दे पर अपनी विस्तृत राय रखी। विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से समिति में शामिल सदस्यों ने तमाम विषयों पर कई सवाल पूछे। बैठक के बाद जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि सभी सदस्य राष्ट्रीय हित में काम कर रहे हैं। जेपीसी पूरी तरह से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम कर रही है। पीपी चौधरी के मुताबिक समिति की अगली बैठक 2 अप्रैल को दोपहर 3 बजे से संसद भवन परिसर में होगी। मीटिंग बहुत अच्छी रही, बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड था सभी मेंबर का। और हमारे पहले जस्टिस अवस्थी ने अपना प्रेजेंटेशन दिया और उसके बाद में यू ललित साहब जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं उन्होंने दिया और सब ने दोनों प्रेजेंटेशन के लिए बहुत अप्रिशिएट किया सब मेंबर्स ने। और मेंबर्स के जो क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन थे वो सारा का सारा रिस्पॉन्ड हुए। बीजेपी ने ईद से पहले सौगाते मोदी कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। देश भर में करीब 32 लाख गरीब मुसलमानों के लिए बीजेपी ये कार्यक्रम चला रही है। इधर विपक्ष ने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के इस अभियान पर कटाक्ष किया है, तो बीजेपी ने सामाजिक सरोकार के कार्यक्रम में राजनीतिक बयानबाजी करने के लिए विपक्षी नेताओं की निंदा की है। बीजेपी ने मुस्लिम समाज में अपनी पहुंच बनाने और सबका साथ सबका विकास के पीएम मोदी के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए अहम पहल की है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने दिल्ली सहित देश भर में सौगाते मोदी कार्यक्रम की शुरुआत की है। बीजेपी ने दिल्ली से इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके तहत देश भर के गरीब मुसलमानों को ईद के मौके पर सौगाते मोदी यानी मोदी किट दी जाएगी। किट में सेवइयां, आटा, खजूर, ड्राई फ्रूट्स और चीनी जैसे खाने के सामान के साथ कपड़े भी होंगे। पूरे देश में चलेगा, 32 लाख लोगों को बटेगा। ये हर माताएं बहनें जो गरीब हैं, किसी कारण से नहीं कर पाते, हर धर्म में ये रास्ता निकाला गया है उनको सौगात देने के लिए। हमने देश भर के जो हमारे 32,000 पदाधिकारी हैं वो राष्ट्रीय स्तर के हैं, प्रदेश स्तर के हैं, जिला स्तर के, मंडल स्तर के हैं, उनको हमने इस योजना में लगाया है और हम सब जाएंगे। एक पदाधिकारी हमारे 100 भाई बहनों तक पहुंचेगा और उन तक सौगाते मोदी का किट देगा। देश भर में 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद के मौके पर सौगाते मोदी दी जाएगी। मुस्लिम धर्मगुरु भी इस पहल का स्वागत कर रहे हैं। सौगाते मोदी किट है, ये पूरी तरीके से एक मोहब्बत की दीवार हिंदू और मुसलमानों में उठाने की बात हो रही है। मैं मोदी जी को बाकायदा इस काम के लिए ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड के हवाले से बधाई देता हूँ। कि हम विपक्ष की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए, उनके डराने में ना आए, और जो हमारे उलमा हमें बीजेपी से डराने का काम करते हैं, हमें आरएसएस से डराने का काम करते हैं, उनके डराने में ना आए और बीजेपी को भी आजमा कर देखें। इस पहल को लेकर लाभार्थियों में खुशी का माहौल है। जब सामान मिलता है, पहली दफा मिला है जी, बहुत अच्छा लगा। रमजान के टाइम में मोदी सरकार ने दिया है, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे हम सब। वो हमारे लिए कर रहे तो इससे अच्छी बात नहीं, हमारी बहुत मदद हो जाएगी इनसे। मोदी सर जो भी कर रहे हैं हमारे लिए अच्छा ही है। हालांकि विपक्ष ने इस कार्यक्रम को लेकर कटाक्ष किया है। समाजवादियों का हमेशा ये पक्ष रहा है कि सभी त्योहार मनाने चाहिए, किसी भी धर्म के हों। खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब मनाने लगी है बड़े पैमाने पर, और भारतीय जनता पार्टी वो दल है उसे अगर एक वोट मिल रहा हो कुछ करने से,
तो वो तुरंत परफॉर्म कर देंगे वो चीज़। प्रधानमंत्री जी मुसलमान को सुरक्षा दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को सम्मान दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को शिक्षा दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को रोजगार दें। इस सौगात को प्रधानमंत्री जी देने का काम करेंगे तो हम पहले आदमी होंगे जो उनका स्वागत करने का काम करेंगे। बीजेपी अब सौगाते मोदी जैसे कार्यक्रमों के जरिए मुस्लिम समाज में पैठ बनाने का प्रयास कर रही है। गौरतलब है कि मोदी सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं का खूब फायदा भी देश के मुस्लिम सहित बाकी अल्पसंख्यक वर्ग को मिला है। उर्मिलेश के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। अब बात उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां शाही जामा मस्जिद हिंसा मामले पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को एसआईटी की टीम ने नोटिस दिया है। बर्क ने बताया कि मुझे धारा 35 क्लॉज 3 के तहत नोटिस मिला है। चूंकि मैं इस देश का नागरिक हूं और सांसद भी हूं, इसलिए मैंने पुलिस को जांच के दौरान पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि पिछले साल 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान संभल में हिंसा हो गई थी। हिंसा के मामले में दर्ज मुकदमों में से एक मुकदमे में संभल के सांसद बर्क को भी आरोपी बनाया गया है। जो नोटिस दिया गया है सेक्शन 35(3) के तहत वो रिसीव कर लिया है और माननीय हाई कोर्ट के आदेश अनुसार जो विवेचना की है उसमें पुलिस ने सहयोग के लिए कहा, तो मैंने जाहिर सी बात है मैं इस देश का नागरिक हूँ, सांसद भी हूँ, तो मैंने उनको ये विश्वास दिलाया जो भी जांच में सहयोग की जरूरत पड़ेगी मैं पूरा सहयोग करूँगा और जो था मैंने उनको नोटिस को रिसीव कर लिया है। आज का दिन बांग्लादेश के इतिहास में बहुत मायने रखता है। ये दिन बांग्लादेश के गौरव, संघर्ष और स्वतंत्रता का प्रतीक है। आज ही के दिन साल 1971 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से स्वतंत्रता की ओर अपने आंदोलन की शुरुआत की थी। यही वजह है कि इस दिन बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। आइए देखते हैं बांग्लादेश की आज़ादी पर हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन की एक खास रिपोर्ट। 1971 में बांग्लादेश का जन्म पाकिस्तान द्वारा दशकों के भेदभाव की वजह से हुआ। 1947 में भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान बना दो हिस्सों के साथ, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। इन दो हिस्सों को हजारों किलोमीटर की दूरी अलग करती थी, लेकिन बंगाली भाषी पूर्वी पाकिस्तान जल्द ही राजनीतिक और आर्थिक उपेक्षा का शिकार बनने लगा, जिससे असंतोष और विरोध की भावना तेज हो गई। इस असंतोष की पहली बड़ी अभिव्यक्ति 1952 में हुई, जब बंगाली भाषा को मान्यता देने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हुआ। ये भाषा आंदोलन धीरे धीरे क्षेत्रीय स्वायत्तता की व्यापक लड़ाई में बदल गया। 1966 तक शेख मुजीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान के निर्विवाद नेता बनकर उभरे और 6 सूत्रीय आंदोलन की शुरुआत की। 1970 के आम चुनाव में उनकी पार्टी अवामी लीग ने जबरदस्त जीत हासिल की, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान ने सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया। जब ईस्ट पाकिस्तान बना तब उनको थोड़े दिन बाद फील हुआ कि ये जो वेस्ट पाकिस्तान के जो मिलिट्री और जो ब्यूरोक्रेटिक एलीट है वो मतलब उनके का डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, मतलब जो बंगाली मुस्लिम्स हैं उनके खिलाफ। तब से उन्होंने वो शुरू किया कि वो अवामी मुस्लिम लीग जो था उसमें उन्होंने मुस्लिम हटा के अवामी लीग बनाया। उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग बंगाली हैं पर मुस्लिम हिंदू जो भी है पर हमें एक साथ रहना है। 7 मार्च 1971 को शेख मुजीब ने ढाका के रेसकोर्स मैदान में जनसभा को असहयोग आंदोलन की घोषणा की और लोगों को अंतिम संघर्ष के लिए तैयार होने को कहा। फिर 25 मार्च की रात पाकिस्तान की सेना ने ढाका में ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत बर्बर हमला किया। शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया। 26 मार्च को बांग्लादेश की मुक्ति संग्राम की औपचारिक शुरुआत हुई, जिसकी याद में अब वहां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। जैसे जैसे हिंसा बढ़ी, लाखों शरणार्थी भारत की ओर आने लगे। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने न केवल भारत की सीमाएं खोली, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के अत्याचारों को उजागर किया और पूर्वी पाकिस्तान की मुक्ति वाहिनी को सैन्य प्रशिक्षण और संसाधनों की मदद दी। भारत की ये मानवीय और रणनीतिक सहायता इस संघर्ष में निर्णायक साबित हुई। बौखलाहट में 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के एयरबेस पर हमला कर दिया। जवाब में भारत ने तेज और निर्णायक सैन्य कार्रवाई की। केवल 13 दिनों में भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ने पाकिस्तानी फौज को धूल चटा दी। 16 दिसंबर को ढाका में पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और नया राष्ट्र बांग्लादेश दुनिया के नक्शे पर उभर कर सामने आया।
पाकिस्तानी आर्मी की एक डिफीट हुई, उन्होंने जो उनके लगभग 90,000 सोल्जर्स ने पाकिस्तानी जो आर्मी की जो मुंह की खानी पड़ी, जो भारतीय सेना के सामने उन्होंने सरेंडर किया। 10 जनवरी 1972 को शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान की कैद से रिहा होकर ढाका लौटे। ये रिहाई भारत द्वारा पकड़े गए पाकिस्तानी सैनिकों के बदले में एक राजनयिक समझौते के तहत संभव हो सकी। वे बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बने और नवगठित राष्ट्र के पुनर्निर्माण का कार्यभार संभाला। भारत ने बांग्लादेश की संप्रभुता का सम्मान करते हुए जीत के बाद तुरंत वहां से अपनी सेना वापस बुला ली, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान हार के बावजूद लगातार बांग्लादेश के अंदर हस्तक्षेप करता रहा और अब जो नए संकेत मिल रहे हैं उसमें यह चुनौती है कि बांग्लादेश के लोग अपनी संप्रभुता को बचाए रखते हैं, अपनी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक छवि को बचाए रखते हैं। डीडी न्यूज़ के लिए दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन। आइए आगे बढ़ते हैं। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होंगे। उससे पहले दिल्ली में बिहार से आने वाले एनडीए घटक दलों के नेता आज एक साथ बैठक करेंगे और एकजुटता का संदेश भी देंगे। बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में पार्टी के चीफ विप संजय जायसवाल के घर ये बैठक होनी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बिहार से एनडीए के घटक दलों के अध्यक्ष भी इसमें मौजूद रहेंगे। कहा जा रहा है कि आज का डिनर बिहार दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए रखा गया है, लेकिन इसमें चुनावी चर्चा भी होगी। वहीं 29 और 30 मार्च को भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर जा रहे हैं, इसलिए अमित शाह के बिहार दौरे से पूर्व इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमित शाह अपने बिहार दौरे में गोपालगंज में रैली करेंगे, साथ ही पटना में एनडीए के सभी सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। अभिनेत्री रूही सिंह भारतीय कॉमिक्स एसोसिएशन की ब्रांड एम्बेसडर होंगी। रूही सिंह वेव्स 2025 कार्यक्रम में एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करेंगी। वेव्स शिखर सम्मेलन के तहत एक प्रमुख आयोजन कॉमिक क्रिएटर चैंपियनशिप भारत की कॉमिक बुक उद्योग को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है। अभिनेत्री रूही सिंह को इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। रूही सिंह आगामी वेव्स 2025 कार्यक्रम में एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारतीय कॉमिक्स और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर अभिनेत्री रूही सिंह काफी उत्साहित हैं। उन्होंने वेब्स को देश की प्रतिभा को प्रदर्शित करने की दिशा में एक शानदार पहल बताया। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इतना अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे हमारे जो भी छोटे शहरों के या फिर जो हमारे इंडिया के जो आर्टिस्ट्स हैं जिनको एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा है और उनके पास ये कला है विच इज़ टू क्रिएट कैरेक्टर्स एंड टू राइट कॉमिक बुक्स, उनको ये एक्सपोजर मिलेगा। सो आई एम वेरी प्राउड एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट ऑल ऑफ देम। सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, हर कोई अपने फ़ोन पे और कंप्यूटर पे टाइम स्पेंड कर रहा है, तो बुक्स रीड करना, कॉमिक बुक्स देखना, उन कैरेक्टर्स को समझना एक ऐसी चीज़ थी जो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ कि उसको आगे लाया जाए। इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रूही सिंह ने कॉमिक्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने कहा कि वेब्स उभरते और स्थापित दोनों तरह के कलाकारों को आगे बढ़ने का एक मंच साबित होगा। एक कंट्री की बैकबोन होती है उसकी एजुकेशन, उसके लोग, और अगर उसके लोग पढ़े लिखे हैं और समवेयर सक्षम हैं इन टर्म्स ऑफ आर्ट्स, जो आर्टिस्ट्स हैं उनकी आर्ट सबको, उनका टैलेंट सबको दिख रहा है, जो एजुकेशनलिस्ट हैं, जो कि स्टूडेंट हैं, स्कॉलर्स हैं, उन सबको प्रॉपर एक्सपोजर मिल रहा है, तो ऐसे ही देश आगे बढ़ता है। मैं चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं मैं अपना कंट्रीब्यूशन करूँ उन टैलेंटेड लोगों को हेल्प करने में जिनको प्रॉबेबली या तो फाइनेंशियली या फिर एक्सपोजर या फिर किसी तरीके से उनका आर्ट बाहर नहीं आ पा रहा है और वो अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। इंडियन कॉमिक्स उद्योग का इतिहास लगभग 1 सदी पुराना और समृद्ध है। वेब्स के साथ देश नवाचार, रचनात्मकता और कहानी कहने के जुनून से प्रेरित भारतीय कॉमिक्स में एक नए युग का गवाह बन रहा है। वेब्स कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप एक प्रमुख कार्यक्रम है जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की क्रिएटिव इन इंडिया पहल को आगे बढ़ाता है ताकि भारत के रचनात्मक उद्योगों को वैश्विक मंच पर उभारा जा सके। श्यामा मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है नर्मदा नदी। स्वच्छ गंगा मिशन की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार नर्मदा संरक्षण योजना को शुरू करने जा रही है।
सरकार ने इसके लिए कैबिनेट में अविरल निर्मल नर्मदा योजना को मंजूरी भी देती है। देखिए भोपाल से ये खास रिपोर्ट। स्वच्छ गंगा मिशन की तर्ज पर एमपी सरकार की नर्मदा संरक्षण योजना। नर्मदा नदी की अविरलता के लिए 124 करोड़ रुपए स्वीकृत। अविरल निर्मल नर्मदा योजना का उद्देश्य नर्मदा नदी को साफ रखना। नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर 10 किलोमीटर तक लगाए जाएंगे पेड़। नर्मदा नदी में पानी के बहाव के साथ मिट्टी का कटाव रुकेगा। नर्मदा के किनारे ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जाएंगे सीवेज ट्रीटमेंट। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सरकार ने अविरल निर्मल नर्मदा योजना को मंजूरी दी है। यह योजना नर्मदा नदी को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए है। मंत्रिपरिषद की बैठक में अविरल निर्मल नर्मदा योजना को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। ये योजना कैंपा फंड के अंतर्गत शुरू की जाएगी। इस पर 124 करोड़ 46 लाख रुपए खर्च होंगे। ये योजना 2025-26 से 2031-32 तक चलेगी। इसका मकसद नर्मदा नदी को साफ रखना है। वन विभाग के माध्यम से अविरल निर्मल नर्मदा कैंपा फंड के माध्यम से 24-25 में से 31-32 तक ये योजना जो है अगले 7 साल चलेगी। 124 करोड़ के आसपास इसका अनुमानित व्यय है। मध्य प्रदेश में नमामि गंगे की तर्ज पर अब अविरल नर्मदा योजना पर काम किया जाएगा। कैंपा फंड के अंतर्गत नर्मदा नदी के दोनों किनारे 10 किलोमीटर के क्षेत्र में सरकार वन भूमि पर वृहद पौधारोपण करेगी। साथ ही कई विभाग मिलकर नर्मदा की जलधारा को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने के लिए व्यापक स्तर पर काम करेंगे। कैंपा फंड से पौधारोपण के अलावा योजना में खर्च होने वाली राशि की मांग केंद्र के जल शक्ति मंत्रालय से भी की जाएगी। नर्मदा किनारे के ग्रामीण क्षेत्रों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर गंदा पानी नर्मदा में मिलने से रोका जाएगा। नर्मदा नदी के 10 किलोमीटर की सीमा क्षेत्र में इसका क्रियान्वयन होगा और किसी निजी भूमि का उपयोग नहीं होगा। वन भूमि जो है शासकीय भूमि है, उसमें इस योजना का क्रियान्वयन करेंगे। 12 वन मंडलों के 95 वन कक्षों में 5600 हेक्टेयर वन क्षेत्र में पौधारोपण किया जाए। इस योजना के कई फायदे हैं। इससे नर्मदा नदी में पानी का बहाव बना रहेगा, मिट्टी का कटाव रुकेगा, जैव विविधता बढ़ेगी, जलवायु परिवर्तन के बुरे असर को कम किया जा सकेगा। स्थानीय लोगों को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा। इससे लोगों में नदी को बचाने की भावना पैदा होगी। मध्य प्रदेश सरकार अविरल निर्मल नर्मदा योजना शुरू करने जा रही है। इसके लिए कैबिनेट ने मंजूरी भी दी है और कैंपा फंड से तकरीबन 124 करोड़ रुपए का व्यय सरकार करेगी। इस योजना के अंतर्गत सरकार गांव-गांव में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाएगी ताकि गंदा पानी नर्मदा नदी में न मिल पाए। कैमरा पर्सन चंद्रमोहन के साथ आशीष मंगल सोनी, डीडी न्यूज, भोपाल। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली कवयित्री महादेवी वर्मा का आज जन्मदिन है। बचपन से ही चित्रकला, संगीत कला और काव्य कला की ओर उन्मुख महादेवी विद्यार्थी जीवन से ही काव्य प्रतिष्ठा पाने लगी थी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। महान कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को हुआ था। हिंदी साहित्य में निराला प्रसाद पंत के साथ साथ महादेवी वर्मा को छायावाद युग का एक महान स्तंभ माना जाता है। महादेवी वर्मा की कविताओं में दुख, जीवन, प्रेम और सौंदर्य के लिए विह्वल आकांक्षा दिखती है। वह मार्ग की कठिनाइयों से विचलित नहीं होती, बल्कि उनसे टकराने की प्रवृत्ति उनमें दिखाई देती है। फिर विकल हैं प्राण मेरे, तोड़ दो या क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है, जा रहे जिस पंथ से युगकल्प उसका छोर क्या है, क्यों मुझे प्राचीर बनकर आज मेरे श्वास घेरे। उनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा और यामा। महादेवी वर्मा ने न केवल कविताएं लिखी बल्कि निबंध, संस्मरण और कहानियां भी लिखी। उनकी प्रमुख गद्य रचनाओं में स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और अतीत के चलचित्र शामिल हैं। उन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप,
ज्ञानपीठ और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। महादेवी की कविताओं में अन्य भावों के अलावा विषाद की अभिव्यक्ति मुख्य रूप से होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी संबोधित किया गया है। महादेवी वर्मा के लेखन में भारतीय नारी की पीड़ा, उनकी इच्छाएं और उनके संघर्षों को सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया है। वह मात्र एक कवयित्री ही नहीं, निबंधकार और समाज सेवी के रूप में प्रसिद्ध हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा, मेरी सहयोगी शहला निगार के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। The world of entertainment is exploding. Stories waiting to be told and experiences waiting to